Hello students, welcome to the class of MA Final Sociology, Paper 1, Unit 3. आप सभी जानते हैं कि हम पिछले कुछ समय से संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य का अध्ययन कर रहे हैं और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इस परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में अभी तक हम कार्ल मार्क्स और डेहरेनडॉर्फ के विचारों को देख चुके हैं। आज हम इसी परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में प्रसिद्ध समाजशास्त्री लेविस ए कोजर के विचारों की विवेचना करेंगे। आज हम इस विवेचना का प्रथम भाग देखेंगे। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, हम शुरुआत करेंगे कोजर के इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, बौद्धिक पृष्ठभूमि से। Lewis A. Kozer was a German-American sociologist born in 1913 in Germany. तो लेविस ए कोजर का जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था सन 1913 में, और वे एक जर्मन अमेरिकन समाजशास्त्री हैं क्योंकि अपना प्रारंभिक समय जर्मनी में गुजारने के पश्चात वे आगे अध्ययन के लिए अमेरिका आ गए थे और यहीं पर उन्होंने अपना सोशियोलॉजी का जो अपना अध्ययन है वो पूरा किया। He studied sociology at Columbia University and obtained his PhD degree under the guidance of noted functional theorist R.K. Merton. तो अमेरिका में आकर के उन्होंने सोशियोलॉजी विषय से ही ग्रेजुएशन किया कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद इसी विषय में उच्च अध्ययन भी किया और अपनी पीएचडी की डिग्री जो उन्होंने हासिल की वो अपना जो शोध कार्य है वह प्रसिद्ध फंक्शनल थियोरिस्ट, प्रकार्यवादी सिद्धांतकार R.K. मर्टन के निर्देशन में किया। तो ये एक अद्भुत सी स्थिति थी कि मर्टन जो है वो एक फंक्शनल थियोरिस्ट थे, एक प्रकार्यवादी सिद्धांतकार हैं, और कोजर को हम एक कॉन्फ्लिक्ट थियोरिस्ट के रूप में जानते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट जो पर्सपेक्टिव है समाजशास्त्र का वह बिल्कुल विपरीत है स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव के। तो लेकिन कोजर ने अपना जो अध्ययन है वो किया एक फंक्शनल थियोरिस्ट के मार्गदर्शन में, जिसे हम R.K. मर्टन के नाम से जानते हैं। और R.K. मर्टन का जो पूरा योगदान है फंक्शनल पर्सपेक्टिव को वो आपने पहले पढ़ा है, समझा है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने मर्टन का जो योगदान है फंक्शनल पर्सपेक्टिव को उसकी विस्तार से चर्चा की थी। He served as professor of sociology for several years in various universities across the United States of America. तो कोजर ने अपना पीएचडी की डिग्री हासिल करने के बाद फिर अध्यापन कार्य किया। यूएसए की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने समाजशास्त्र के एक प्रोफेसर के रूप में काम किया, अध्यापन किया। Kozer was greatly influenced by the works and thoughts of Karl Marx, Max Weber, Zimmel and Merton. तो कोजर अनेक विद्वानों के विचारों और उनके कार्यों से प्रभावित रहे। कार्ल मार्क्स से वे प्रभावित रहे। कार्ल मार्क्स तो कॉन्फ्लिक्ट जो परिप्रेक्ष्य है उसके प्रणेता विद्वान माने जाते हैं, तो उनसे कोजर प्रभावित रहे। उसके अलावा मैक्स वेबर, जिमेल और मर्टन जो उनके पीएचडी के गाइड थे उनसे भी वो प्रभावित रहे। The most notable feature of Kozer's conflict perspective is that he was the first to bring together structural functionalism and conflict theory. तो जो सबसे अद्भुत बात और सबसे जो स्ट्राइकिंग फीचर है कोजर की कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का वो ये है कि उनका जो ये पर्सपेक्टिव है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव उसको सामने रखते हुए उन्होंने वास्तव में संरचनात्मक प्रकार्यवाद और संघर्ष का जो सिद्धांत है, का जो परिप्रेक्ष्य, उन दोनों को नज़दीक लाने की कोशिश की है। Like Zimmel, he argued that conflict not only creates tensions but also serves to unify a loosely structured group. तो जिमेल एक और जर्मन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं,
उनके विचारों से भी कोज़र अत्यधिक प्रभावित रहे थे। और जिमेल के समान ही उन्होंने ये माना कि यद्यपि कॉन्फ्लिक्ट जो है, संघर्ष जो है, जो समाज में विघटन पैदा करता है, समाज में तनाव और स्ट्रेन पैदा करता है, लेकिन संघर्ष का एक सकारात्मक पक्ष भी है, और वो यह है कि वह उन समूहों में एक तरह की एकता पैदा करता है जो जिनमें संगठन का अभाव होता है, या जिनमें बहुत कम संगठन होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब किसी बाहरी समूह के साथ किसी एक समूह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है, तो उस समूह के भीतर जो बिखराव है वो कम हो जाता है, और समूह के भीतर की एकता बढ़ जाती है। तो उस बाहरी शत्रु के विरुद्ध समूह के भीतर की जो यूनिट्स हैं, जिनमें आपस में कम संगठन है या बिल्कुल संगठन नहीं है, वे भी परस्पर एक हो जाती हैं और समूह के भीतर की एकता बढ़ जाती है। समूह के भीतर का जो संगठन है वह मजबूत हो जाता है। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक समूह के भीतर क्या जो की जो एकता है, जो कोहिजन है, उसको बढ़ाता है, ऐसा कोज़र का मानना है। Though ideologically he leaned towards the left, he nevertheless was influenced by the Weberian idea of separation of academics and politics. तो यद्यपि हम कोज़र का जो झुकाव था वो वामपंथ की ओर था, लेकिन वो ये भी मानते थे, मैक्स वेबर की तरह, कि अकादमिक जो साधना है उसको पॉलिटिक्स से अलग होना चाहिए, उससे पॉलिटिक्स से, राजनीति से पृथक होना चाहिए। यद्यपि आप ये जानते ही होंगे कि आमतौर पर जो लेफ्टिस्ट विचारक हैं वो थोड़े से एक्टिविस्ट भी होते हैं, वो पॉलिटिकली बहुत कॉन्शियस होते हैं, आइडियोलॉजिकली बहुत कॉन्शियस होते हैं, कार्ल मार्क्स की तरह क्रांतिकारी विचारधारा रखते हैं, बदलाव की बात करते हैं, संघर्ष की बात करते हैं, समाज को बदलने की बात करते हैं। लेकिन कोज़र थोड़ा सा एक अलग स्टैंड रखते थे, और उनका ये मानना था कि एक अकादमिक जगत में जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारा फोकस जो है, हमारा जो ध्यान है, वो ज्ञान प्राप्ति की ओर होना चाहिए, और अधिक से अधिक अकादमिक क्रियाओं में ही हमें संलिप्त रहना चाहिए, और अपनी अकादमिक परस्यूट को, जो हमारी अकादमिक साधना है, उसको राजनीति से अलग रखना चाहिए, ऐसा कोज़र का मानना था। Though he is known for his conflict perspective, he interestingly stressed on the positive functions of social conflict. तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यद्यपि उनकी पहचान समाजशास्त्रीय जगत में एक संघर्षवादी थियोरिस्ट के रूप में है, एक संघर्षवादी सिद्धांतकार के रूप में है, लेकिन उन्होंने संघर्ष का जो एक सकारात्मक प्रकार्य है उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। It is not surprising, therefore, that Koza very frequently is referred to as the man on the boundary. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है जो कोज़र के बारे में कही जाती है कि वो एक सीमांत व्यक्ति थे, वो एक कट्टर संघर्षवादी नहीं थे। जैसे हम कार्ल मार्क्स को या डेरेनडॉर्फ को तो एक कट्टर संघर्षवादी सिद्धांतकार कहते हैं, वो उस तरह के कट्टर संघर्षवादी सिद्धांतकार नहीं थे। वो दरअसल बाउंड्री पर थे, जो कहीं ना कहीं जो विपरीत धुरी है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, संरचनात्मक और प्रकार्यवाद, उसको भी छूने की कोशिश कर रहे थे, और वास्तव में एक तरह का ब्रिज बना रहे थे दोनों विपरीत धुरियों के बीच में। तो इसलिए उनको एक सीमांत व्यक्ति, एक सीमांत सिद्धांतकार भी कहा जाता है। Kozer's main focus was on bridging the gap between the structural, functional and the conflict perspective. तो जैसा मैंने आपको पहले कहा, जो दो परस्पर विपरीत धुरियां हैं समाजशास्त्र में, जो दो बिल्कुल विरोधी पर्सपेक्टिव्स हैं, परिप्रेक्ष्य हैं समाजशास्त्र में, एक तरफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव है जो स्टेटस कोइस्ट माना जाता है, जो इस बात पर जोर देता है कि यथास्थिति रहे, और दूसरी तरफ कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है जो बदलाव की बात करता है। इन दोनों ही परस्पर विरोधी सिद्धांतों के बीच में एक तरह का पुल बनाने की कोशिश की, एक तरह का ब्रिज बनाने की कोशिश की कोज़र ने। तो ये उनका एक बड़ा ही यूनिक कंट्रीब्यूशन है समाजशास्त्र जगत को या सोशियोलॉजिकल वर्ल्ड को, कि उन्होंने इन विपरीत धुरियों में एक तरह का संबंध बनाने की कोशिश की है।
कोज़र के जो संघर्षवादी विचार हैं, जो उनका सिद्धांत है, उसको विस्तार से हम अगले वीडियो में देखेंगे। हम फ़िलहाल उनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का उल्लेख यहाँ पर करेंगे, जो संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य के विशेष संदर्भ में उन्होंने लिखी थी। यद्यपि उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनकी किताबें हैं, रचनाएँ हैं, वो बहुत सारी हैं और अलग-अलग विषयों पर उन्होंने लिखा है। सोशियोलॉजिकल थॉट पर भी उन्होंने बहुत लिखा है। लेकिन हम यहाँ पर उन दो कुछ किताबों का ज़िक्र करेंगे जो उन्होंने संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में लिखी हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि ये वो पुस्तक है जो उनका एक्चुअली पीएचडी डिसर्टेशन था, पीएचडी थीसिस थी, जो बाद में किताब के रूप में प्रकाशित हुई, द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट 1956। दूसरी उनकी किताब थी द कंटिन्यूटीज़ इन द स्टडी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ये एक्चुअली उनके इसी पहली पुस्तक के क्रम में ही लिखी हुई पुस्तक कह सकते हैं। ये पुस्तक प्रकाशित हुई 1967 में। उसके अलावा एक और उनकी इंटरेस्टिंग पुस्तक है कॉन्फ्लिक्ट एंड कंसेंसस। अब आप देखिए कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट थियोरी का जो मूल विचार है वो संघर्ष है, और कंसेंसस यानी एकमतता ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का मूल विचार है। और इन दोनों को कंबाइन करते हुए उन्होंने पुस्तक लिखी कॉन्फ्लिक्ट एंड कंसेंसस 1984 में। और एक और उनकी किताब बहुत जो प्रसिद्ध किताब है वो है वॉइसेस ऑफ डिसेंट, जो 1992 में प्रकाशित हुई। डिसेंट का मतलब विरोध और वॉइसेस ऑफ डिसेंट मतलब विरोध की आवाज़ें। तो ये उन्होंने एक और पुस्तक लिखी 1992 में। तो ये कुछ उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं संघर्ष के संदर्भ में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी जानकारियाँ आपको दी गई इस वीडियो के माध्यम से वो आपको उपयोगी लगी होंगी। आपके जो फीडबैक हैं वो बहुत कम हमें मिलते हैं, पर हमेशा इंतज़ार रहता है। आप अपना फीडबैक जो है वह कमेंट बॉक्स में जाकर भी दे सकते हैं, और आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें भी अपने शंकाएं, अपने डाउट्स या अपनी कोई प्रतिक्रिया अगर आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं। हमें इंतज़ार रहेगा आपके फ़ीडबैक का। और आपका जो फ़ीडबैक है वही हमें मदद करेगा अपने वीडियोस को और बेहतर बनाने का। तो आप सबसे मैं गुजारिश करूँगी कि ज़रूर अपनी राय, अपने सवाल, अपनी शंकाएं, अपनी और भी किसी तरह के यदि आपके मन में प्रश्न हों तो आप ज़रूर पूछें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।